नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 6 जुलाई 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। शाम को बकरियां चराकर घर ला रहा था, सुबह मिली लाश, देहर खड्ड ने निगल लिया गडरिया। आज का मौसम इतना खतरनाक हो गया कि बकरियां भी घर आने से डरने लगी। विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन हार पंचायत के खबल में देहर खड्ड में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नरेंद्र कुमार 44 पुत्र प्रेम सिंह निवासी खबल के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र कुमार शुक्रवार को सायंकालीन बारिश के दौरान अपनी बकरियों को घर ला रहा था कि अचानक खड्ड में पानी आ जाने से उसमें डूब गया। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार की सुबह उसका खड्ड में शव बरामद हुआ। इसकी सूचना पुलिस थाना जवाली को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची, केस दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि देहर खड्ड में 44 वर्षीय नरेंद्र कुमार निवासी खबल का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपरांत ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस जांच में जुट गई है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बकरियों को चराने का काम सिर्फ बकरियों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। समाचार नंबर 2। पार्ले के एप्पी में मिलेगा हिमाचली सेब का स्वाद। दोस्तों, अब आप अपने जूस में हिमाचल की ताजगी का मजा ले सकेंगे। पार्ले कंपनी के एप्पी जूस में अब हिमाचली सेब का कंसंट्रेट डाला जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आप एप्पी पीते वक्त भी हिमाचल के सेब की खुशबू और स्वाद का आनंद ले सकते हैं। हिमाचल सरकार की एजेंसी HPMC पार्ले को यह प्रोडक्ट तैयार करने के लिए एप्पल कंसंट्रेट देगी और इसके लिए दोनों की बातचीत भी हो चुकी है। HPMC इस सेब सीजन से ही शुरुआत कर रही है और शुरुआत में कंपनी को 1000 टन एप्पल कंसंट्रेट भेजा जाएगा। मुंबई में इसे HPMC द्वारा पहुंचाया जाएगा। बताया जाता है कि इसके बाद पार्ले कंपनी से बड़ा ऑर्डर हिमाचल को मिल सकता है। अब सोचिए, पार्ले के एप्पी की हर घूंट में हिमाचली सेब की मिठास। हाल ही में HPMC के अधिकारी मुंबई गए थे, जहां पर उन्होंने अपने कोल्ड स्टोर की व्यवस्थाओं को देखना था। वहां पर वर्ष 1973 में हिमाचल सरकार ने कोल्ड स्टोर का निर्माण किया था, जो आज भी चल रहा है। इसमें न केवल हिमाचली सेब पहुंचता है, बल्कि विदेशी सेब भी वहां कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। अधिकारियों ने इस कोल्ड स्टोर की व्यवस्था को देखने के साथ वहां पार्ले कंपनी के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। बताया जाता है कि पार्ले कंपनी अपने एप्पी प्रोडक्ट में एप्पल कंसंट्रेट का इस्तेमाल करती है, मगर अभी तक हिमाचली सेब का इस्तेमाल उसमें नहीं हुआ है। पहली बार है कि हिमाचल के एप्पल का कंसंट्रेट उसमें डाला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना बड़ा कदम है। केंद्र सरकार की GST काउंसिल ने एप्पी पर 12% GST रखा है, लेकिन पार्ले कंपनी का अन्य प्रोडक्ट एप्पी फिज भी है, जिसमें GST काफी ज्यादा लगता है। उसमें भी एप्पल कंसंट्रेट की जरूरत है, लेकिन अधिक GST की वजह से उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फिलहाल पार्ले कंपनी HPMC से 1000 टन एप्पल कंसंट्रेट खरीदेगी। इसके बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी मार्केट में डिमांड को ध्यान में रखकर HPMC को बड़ा ऑर्डर भी दे सकती है, जिसे लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत हो गई है। बताया जाता है कि HPMC के अधिकारी कुछ अन्य कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। साथ ही महानगरों में अपने खुद के बनाए प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी सोचा जा रहा है। HPMC चाहता है कि मुंबई जैसे महानगरों में भी हिमाचली सेब पर आधारित प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाए, लिहाजा वहां पर इसकी संभावनाओं को देखा गया है। अपने काम को विस्तार देने के लिए HPMC नए प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, अब जब भी आप एप्पी पिएंगे तो समझिए आप हिमाचल की हसीन वादियों का मजा ले रहे हैं।
है ना मजेदार? अब चलते हैं अगले समाचार की ओर और देखते हैं कि और कौन कौन से जूस में और कौन कौन से फलों की मस्ती आने वाली है। समाचार नंबर 3। सुधीर शर्मा के सवालों पर प्रदेश बिजली बोर्ड ने दिया जवाब। आजकल राजनीति का मौसम है और सवाल जवाब का खेल चरम पर है। धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने बिजली बोर्ड की खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और ऐसा बवाल मचा दिया जैसे टेंडर प्रक्रिया में चटनी और पकोड़े बेचने की कोशिश हो रही हो। बिजली बोर्ड ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि ये सारे आरोप पूरी तरह से गलत हैं। बिजली बोर्ड चेयरमैन संजय गुप्ता ने सुधीर शर्मा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ये सब बस लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये निविदा IBRD द्वारा पोषित परियोजना में विद्युत आपूर्ति में सुधार के अंतर्गत सोलन, परवाणु, बद्दी, नाहन और पांबटा साहिब शहर में स्मार्ट ग्रिड तकनीक को अपनाने संबंधित है। संजय गुप्ता ने बताया कि निविदा के संबंध में निर्णय हाल ही में संपन्न हुई निदेशक मंडल की बैठक में सभी सदस्यों के बहुमत से लिया गया है। केवल एक सदस्य विशेष सचिव वित्त ने कुछ आपत्तियां जताई थीं, लेकिन उन्हें भी बैठक के दौरान पूरी जानकारी दे दी गई थी। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। 175 करोड़ रुपए की निविदा 245 करोड़ में कैसे पहुंच गई? संजय गुप्ता ने कहा कि इसमें 100 करोड़ की राशि कहां से आ गई, ये तो हमें भी नहीं पता। प्राइस इंडेक्स के अनुसार ही इस निविदा का मूल्य केवल 65 करोड़ रुपए ही बढ़ा है। उन्होंने कहा, अगर स्मार्ट मीटरिंग में निविदा का मूल्य दोगुना हो रहा है तो वित्त विभाग क्यों सो रहा है? तो दोस्तों, यह राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक तरफ टेंडर में पकोड़े बेचे जा रहे हैं और दूसरी तरफ निविदा के दाम आसमान छू रहे हैं। आखिरकार जनता की सुविधा के लिए स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटरिंग का जाल बिछाया जा रहा है। अब देखते हैं कि इस जाल में और कौन कौन फंसता है। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर और देखते हैं कि और कौन कौन से सवाल जवाब का खेल चल रहा है। समाचार नंबर 4। पैसे के लिए किया जनभावनाओं का सौदा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया और वहां ऐसा बवाल मचाया कि लोग सोचने लगे कि कहीं चुनाव प्रचार किसी फिल्म का ट्रेलर तो नहीं। पूर्व विधायक होशियार सिंह पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अपनी विधायकी से यूं ही इस्तीफा नहीं देता। उन्होंने कहा, अहंकार और पैसे के लालच में होशियार सिंह ने जनभावनाओं का सौदा कर अपने विधायक पद को बेचा है। उन्होंने यह भी कहा कि होशियार सिंह की बुद्धि पैसे के प्रभाव में आकर भ्रष्ट हो गई, लेकिन यह देहरा के लिए वरदान बनेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ निर्दलीय विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब देहरा में भरपूर विकास होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। देहरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय और SI लोक निर्माण विभाग का कार्यालय भी खोला जाएगा, जिसकी अधिसूचना चुनाव के बाद जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने लगभग अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 28,000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकाली हैं। अब ये देखिए, जहां एक तरफ लोग नौकरियों के लिए लाइन में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ होशियार सिंह अपने पद को छोड़कर पैसे के लिए नीलामी कर रहे हैं। CM ने कहा, जयराम ठाकुर ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल 20,000 नौकरियां ही सरकारी क्षेत्र में निकाली, जिनमें से ज्यादातर कानूनी दांव पेंच में फंस गई थी। अब ऐसा लगता है कि नौकरी भी यहाँ ताश के पत्तों की तरह खेली जा रही है। कौन सा पत्ता कब निकल जाए, कोई नहीं जानता। महिलाओं के लिए भी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए पेंशन प्रदान की जा रही है। अब चाहे आपका हाथ थक जाए पैसे गिनते हुए, लेकिन सरकार का हाथ आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने देहरा की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब देहरा में भरपूर विकास होगा। उन्होंने कहा, लोग कहते थे कि देहरा कोई नहीं तेरा, लेकिन अब देहरा मेरा है। अब देखना ये है कि देहरा की जनता इस विकास के वादे को कितना गंभीरता से लेती है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी अपने तड़के से बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का CM बनने का सपना पूरा होने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी नेता प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब तीनों विधानसभा क्षेत्रों की जनता उपचुनाव के नतीजों के साथ दे देगी। तो दोस्तों, राजनीति का ये खेल जारी है। कभी कोई इस्तीफा दे रहा है तो कोई विकास के वादे कर रहा है। अब देखते हैं कि
कि जनता किसे अपना नेता चुनती है और किसे घर बैठने का न्योता देती है। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर और देखते हैं कि और कौन कौन से नए ट्विस्ट और टर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। समाचार नंबर 5, बिजली परियोजनाओं के बांधों पर सरकार की नजर। हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम की तबाही किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं होती। बरसात के दौरान नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और यही नहीं, यहाँ मौजूद बिजली परियोजनाओं के डैम भी तबाही में अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटते। पिछले साल पौंग बांध से जो पानी छोड़ा गया, उसने ऐसी तबाही मचाई कि लोग सोचने लगे कि यह जल प्रलय का ट्रेलर है। इसी वजह से इस बार सरकार ने बांध सुरक्षा पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया है। शिमला में स्टेट डाटा सेंटर बनाया गया है, जहां सभी बिजली परियोजनाओं के बांधों की स्थिति की हर घंटे की सूचना जुटाई जाती है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को खास तौर पर इस पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। अभी तक प्रदेश की कोई भी नदी उफान पर नहीं है, जहां पर बांध बने हैं। सरकार ने इस बार पूरी सख्ती बरती है और सभी बिजली परियोजना प्रबंधकों को कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट देते रहें। जैसे ही किसी बांध में पानी का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखता है, शिमला में स्टेट डाटा सेंटर से ऊर्जा निदेशालय को इसकी जानकारी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में कुल 24 डैम हैं। उदाहरण के तौर पर लारजी परियोजना के बांध में रिजर्वायर का स्तर 969.5 मीटर का है, जहां पर पानी का फ्लो 966 मीटर का है। इसी तरह से जतौन बैराज में 39.61 क्यूमेक्स पानी है, जबकि पौंग डैम में 398.751 मीटर का वाटर लेवल है, जो 423.67 मीटर पर खतरे के निशान तक पहुंचता है। भाखड़ा, चमेरा, पार्वती, बजोली होली, कोलडैम, नाथपा, सावड़ा कुड्डू, कड़छम व मलाना आदि में भी वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। पिछले साल लारजी परियोजना को काफी बड़ा नुकसान हुआ था। भारी बारिश की वजह से इसका नुकसान उठाना पड़ा। वहीं कुल्लू में एक निजी परियोजना के बांध के गेट ही बंद हो गए थे, जिन्हें मुश्किल से खोला जा सका। इसी तरह से पौंग में पानी को छोड़ दिया गया और इसकी कोई पूर्व सूचना लोगों को नहीं मिल सकी। अचानक छोड़े पानी से यहां बाढ़ आ गई और कई गांवों में इसका प्रभाव पड़ा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बांध सुरक्षा को लेकर एक कमेटी का गठन हुआ है, जो इस पर नजर रखती है। स्टेट डाटा सेंटर से रोजाना आला अधिकारियों को रिपोर्ट दी जा रही है। वहीं कई परियोजनाओं से तकनीकी कर्मचारी यहां शिमला में तैनात किए गए हैं। ऊर्जा निदेशालय समय पर सूचना नहीं मिलने पर बिजली परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में बांध सुरक्षा और बरसात के दौरान की तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए? अगर हाँ, तो कौन से कदम होने चाहिए? समाचार नंबर 6, पूर्व विधायक रवि ठाकुर तक पहुंची जांच की आंच। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त मामले की जांच की लपटें लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर तक पहुंच गई हैं। शिमला पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, पूर्व IAS अधिकारी राकेश शर्मा और तरुण भंडारी को बुलाया था। शुक्रवार को केवल सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राकेश शर्मा ही बालूगंज पुलिस थाने में पेश हुए। पुलिस ने उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ की और उनके मोबाइल भी जांच के लिए जब्त कर लिए। सूत्रों के अनुसार राकेश शर्मा एक साथ 5 से 6 मोबाइल उपयोग कर रहे थे, लेकिन पुलिस की जांच शुरू होते ही उन्होंने दावा किया कि उनके 2 से 3 मोबाइल गुम हो गए हैं। मोबाइल के साथ ये खेल भी क्या कमाल का है, पहले कई सारे रखना, फिर उनमें से कुछ को गायब कर देना। शिमला पुलिस ने अब बागी विधायकों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर कंपनियों से पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। इस मामले में आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज है। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रदेश सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा, जिसमें 6 बागी विधायकों को 5-7 स्टार होटल में ठहराना, खाने पीने और हेलीकॉप्टर से ले जाने का इंतजाम करना शामिल है। पुलिस की जांच में ट्रैवल एजेंसी से भी अहम साक्ष्य मिले हैं। उत्तराखंड में गंगा स्नान और भाजपा नेताओं से मुलाकात के खर्च और भुगतान की जानकारी भी शिमला पुलिस ने जुटाई है। बताया जा रहा है कि लगभग 30 लाख रुपए का खर्च किया गया है। यह मामला इतना घुमावदार है कि किसी थ्रिलर फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है। विधायक, हेलीकॉप्टर, 5-7 स्टार होटल और गुम हुए मोबाइल फोन। अब देखना यह है कि इस फिल्म का अंत क्या होगा और कौन सा हीरो या विलेन
सामने आता है। समाचार नंबर 7। कालाअंब में बेकाबू ट्राले के कुचले 4 लोग। कालाअंब त्रिलोकपुर मार्ग पर जोहड़ों में वरफ दवा फैक्ट्री के समीप शुक्रवार सुबह वरफ चौक पर खड़े लोगों को एक बेकाबू ट्राले ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्राले HR 65A 55555 ने 4 लोगों को चपेट में ले लिया। घायल होने वालों में कुरुक्षेत्र निवासी रजत कुमार, राजस्थान निवासी सुभाष, कांगड़ा निवासी सुशील और नाहन के अमरपुर मोहल्ला निवासी अमित चौहान शामिल हैं। घटना शुक्रवार सुबह 8:30 बजे की है, जब फैक्ट्री में काम करने वाले कामगार बस का इंतजार कर रहे थे। अचानक से एक बेकाबू ट्राला मुख्य रोड से आते हुए 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। नाहन के अमरपुर मोहल्ला निवासी अमित की टांग ट्राला के नीचे आ जाने से बुरी तरह कुचली गई और ट्राला सड़क के साथ लगते नाले में जा गिरा। अमित को तुरंत नाहन रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कालाअंब थाना के इंचार्ज एडिशनल SHO भागीरथ शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए चंबा निवासी चालक का मेडिकल भी करवाया है, ताकि यह पता चल सके कि कहीं चालक ने कोई नशा तो नहीं किया था। चालक की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग का अभ्यास कर लिया हो, लेकिन दुर्भाग्य से वह फिल्मी सेट नहीं था। पुलिस ने धारा 281, 125 AIPC के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अब देखना यह है कि ट्राले का चालक क्या राज खोलता है और क्या इस दुर्घटना के पीछे भी कोई रहस्यमयी कहानी छुपी है। समाचार नंबर 8। बारिश से मनाली लेह सड़क पर फंसी गाड़ियां। मनाली लेह सामरिक मार्ग गुरुवार आधी रात को बाढ़ के कारण बंद हो गया, जिससे दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही BRO 70 RCC ने आधी रात को ही सड़क बहाल कर फंसे ट्रकों को आर पार करवाया। शुक्रवार सुबह फिर बाढ़ आने से सड़क दलदल बन गई। दोपहर 1 बजे तक मार्ग एक तरफा वाहनों के लिए बहाल कर दिया। हालांकि BRO 2 तरफा सड़क बहाली में जुटा है, लेकिन यातायात सुचारू हो गया है। BRO 70 RCC के OC मेजर रवि शंकर ने बताया कि बारिश के साथ तेजी से ग्लेशियरों के पिघलने से मनाली लेह सामरिक मार्ग पर जिंगजिंगबर के समीप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह हादसा गुरुवार देर रात पेश आया, लेकिन सीमा सड़क संगठन 70 RCC के जवानों ने जान जोखिम में डालकर आधी रात में ही युद्धस्तर पर काम शुरू किया। अरे भाई, ऐसा लगता है कि BRO के जवानों को मिशन इम्पॉसिबल का नया सीजन शूट करने का मौका मिल गया हो। आधी रात में बाढ़ से जूझते हुए उन्होंने मनाली लेह सामरिक सड़क मार्ग को सिंगल लेन में खोल दिया। गुरुवार देर रात बारिश के साथ ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर फैल गए, जिससे मनाली लेह हाईवे केलांग से करीब 50 किलोमीटर दूर जिंगजिंगबर के समीप बंद हो गया। इस दौरान दर्जनों वाहन घंटों तक फंसे रहे। सीमा सड़क संगठन के 70 RCC के OC मेजर रवि शंकर ने बताया कि गुरुवार देर रात बाढ़ आने की सूचना मिलते ही तत्काल मशीनों और जवानों को जिंगजिंगबर में तैनात कर दिया। सड़क बंद होने से दोनों तरफ दर्जनों वाहन फंस गए। जवानों ने बारिश के बीच आधी रात को सड़क बहाल करने का साहसिक काम किया। ऐसा लगता है जैसे वे किसी रियलिटी शो के लिए ट्रायल रन कर रहे हों। मलबे में फंसे सभी सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मेजर रवि शंकर ने बताया कि फिलहाल सड़क सिंगल लेन में खोला गया है। डबल लेन खोलने के लिए संगठन ने अतिरिक्त मशीन और जवानों को तैनात कर दिया है। अब देखना यह है कि BRO के जवान कब तक इस एक्सट्रीम एडवेंचर को पूरा करते हैं और सड़क को डबल लेन में खोलते हैं। आखिरकार यह तो हिमाचल की रोमांचक कहानी है, जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट होता है। समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज आज प्लान बनाएगा PWD। मानसून से निपटने के लिए PWD ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके मद्देनजर शनिवार को शिमला में विभागीय अधिकारी रणनीति तैयार करेंगे। प्रदेश भर के मुख्य अभियंताओं को इस मीटिंग में आने के निर्देश जारी किए गए हैं। PWD मानसून से निपटने की तैयारी को लेकर यह आयोजन कर रहा है। सभी अधिकारियों को पिछले साल आपदा के दौरान हुए नुकसान और इस साल के लिए चिन्हित संभावित क्षेत्रों की फाइल लानी होगी। इस बैठक में कर्मचारियों और मशीनरी की तैनाती को लेकर भी फैसला होना है। विभाग कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने के आदेश पहले ही जारी कर चुका है। शुरुआती बारिश में कई जगह भूस्खलन होने से PWD की सड़कें बाधित होना शुरू हो गई हैं।
बीते 48 घंटे के दौरान प्रदेश में 100 से ज्यादा सड़कों पर भूस्खलन से आवाजाही बाधित हुई है। हालांकि इनमें से 50% को पीडब्ल्यूडी ने बहाल कर लिया है। पिछले साल आई आपदा में विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पीडब्ल्यूडी को मानसून के दौरान 2,900 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था और 19 पुल भी बारिश की वजह से तबाह हो गए थे। जिन जगहों पर भूस्खलन हुए थे, विभाग ने सभी सर्कल को वहां की जानकारी जुटाने और भविष्य के लिए इस विपदा को खत्म करने के निर्देश दिए थे। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता इन प्रभावित जगहों के बारे में भी डिटेल प्रस्तुत करेंगे। लोक निर्माण विभाग ने झोंकी ताकत। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता एनपी सिंह ने बताया कि मानसून से निपटने की तैयारी में विभाग पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। इस क्रम में तमाम अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। विभाग को पिछले साल आई आपदा में जिन जगहों पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उन्हें दुरुस्त करने और भविष्य के लिए चयनित संभावित क्षेत्रों पर रणनीति तैयार की जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने मानसून से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसा लगता है जैसे विभाग ने सब कुछ ठीक करने का सुपरहीरो मोड चालू कर दिया हो। हरकत में आई सरकार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY पर राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी की बैठक बुलाई है। शनिवार को होने वाली इस बैठक में PMGSY के पहले 3 चरणों के अलावा संभावित चौथे चरण को लेकर भी चर्चा होनी है। इस बैठक के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह PMGSY का काम समय पर पूरा न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। यह तो साफ है कि पीडब्ल्यूडी और राज्य सरकार ने मिलकर मिशन इम्पॉसिबल मानसून एडिशन की प्लानिंग शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि वे इस चुनौती को कैसे पार करते हैं और प्रदेश को मानसून के कहर से बचाते हैं। समाचार नंबर 10। हिमाचल उपचुनाव, श्रीकांत शर्मा हिमाचल भाजपा प्रभारी। श्रीकांत शर्मा को भाजपा का हिमाचल प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। संजय टंडन फिर से सह प्रभारी बनाए गए हैं। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी श्रीकांत शर्मा इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश चुनाव प्रभारी थे। इससे पहले वर्ष 2022 के चुनाव में चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी रहे। इसके बाद नगर निगम शिमला के चुनाव के भी प्रभारी रह चुके हैं। वर्ष 2014 में वह लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश प्रभारी थे। उस वक्त यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। वहीं संजय टंडन पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी पहले से ही हैं। उन्होंने दोबारा इस पद पर तैनाती दी गई है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्होंने बधाई भी दी। भाजपा अध्यक्ष डॉ बिंदल ने कहा कि श्रीकांत शर्मा दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बने हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हें इस बार लोकसभा चुनावों के लिए हिमाचल का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया था। इनके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और देहरा पहुंचने पर प्रदेश भाजपा प्रभारी का स्वागत। देहरा, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी श्रीकांत शर्मा का देहरा पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने स्वागत किया। इस दौरान डॉ बिंदल ने उन्हें मां श्री चिंतपूर्णी जी की तस्वीर भेंट की। उन्होंने प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति पर श्रीकांत शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश भाजपा में एक नए जोश का सृजन होगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।